Hello students, very good afternoon. So I am शहबाज अख्तर और मैं इस आरसीसी के लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज टाइप 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखने जा रहे हैं। ओके, टाइप 1 प्रॉब्लम जो कि लास्ट के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था और वहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था जो कि टाइप 1 पे डिपेंडेंट था, है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें बीम में डायमेंशन पता है, अगर किसी भी आरसीसी बीम का अगर हमें डायमेंशन पता हो तो डायमेंशन पता अगर हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं बीम का, है ना। तो जैसे कि टाइप 1 प्रॉब्लम में आप लोगों ने देखा था यहाँ पे कि सबसे पहले आपको वहाँ पे डायमेंशन दिया जाता था, है ना, जिसमें बी और डी दो चीज़ें यहाँ पे दी जाती थी। ठीक है, वहाँ पे एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट भी दिया जाता था, AST की वैल्यू। अगर AST दिया हुआ है, AST कहने का मतलब है वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ बार दिया जाता था कि कितना नंबर ऑफ़ बार उस बीम के अंदर में है। इसके अलावा आपको ये भी पता होता था कि किस टाइप के मटेरियल का यानी ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, यानी कि किस टाइप के ग्रेड ऑफ कंक्रीट का यूज़ किया गया है, M20 है या फिर किस टाइप के ग्रेड ऑफ कंक्रीट का यूज़ किया गया है। ठीक है, AST की बात कर ले तो AST में आपको ग्रेड ऑफ स्टील दिया जाएगा कि माइल्ड स्टील है या Fe 415 है या फिर Fe 550 है, किस टाइप के स्टील का वहाँ यूज़ किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में दी जाएंगी और वहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ता था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ता था, है ना। क्या निकालना पड़ता था हम लोग को, MR की वैल्यू यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती थी। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में देखा था। ओके, तो एक तो MR निकालने के लिए आता है यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए आता है। एक इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ा करके वहाँ पे पूछ दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर में कि आप सेफ लोड को कैलकुलेट कीजिए कि बीम है उस बीम में सेफ लोड कितना आएगा, है ना। तो क्वेश्चंस में टाइप ऑफ बीम दिया रहेगा, उस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को उस बीम के मैक्सिमम मोमेंट से क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट कर देंगे, है ना। तो उस पर बेस्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे टाइप 2 प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस के सारे लेक्चर्स को काफ़ी अच्छे से देखा होगा और उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल को आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो टाइप 1 पे जो बेस्ट न्यूमेरिकल सेकंड था उस पर हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, उसके बाद हम टाइप 2 पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 2.4 है। इसमें बोला जा रहा है डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगली रिइंफोर्स्ड 160 mm वाइड। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, 160 mm वाइड एंड 3 mm डीप। ओके, और डीप के बगल में यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिव स्पैन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब होता है कि कोई भी, मान लो ये बीम है, मैं इसी बीम का डायमेंशन बना रहा हूँ, मान लो ये बीम है ना, और बीम का जो विड्थ दिया हुआ है यहाँ पे 160 mm है। ये कितना है, 160 है, और उसका डेप्थ कितना है, 300 mm है, ये 300, लेकिन टोटल डेप्थ नहीं है, इफेक्टिव लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो स्टील वहाँ पे यूज़ किया गया है, जिस स्टील का यूज़ किया गया है उसके सेंटर तक का डेप्थ वहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, ये है 300। ये चीज़ आपको समझना है, टोटल डेप्थ आप नहीं लेंगे। अगर क्वेश्चन में टोटल डेप्थ दिया गया है तो टोटल डेप्थ दिया जाएगा तो टोटल डेप्थ आपको लेना है, लेकिन फिर उसको स्मॉल डी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे आपको इफेक्टिव कवर, यहाँ पे नीचे वाला पार्ट जो है, नीचे वाला पार्ट यानी ग्रीन से उसको दिखा रहे हैं, ये वाला पार्ट आपको नीचे से घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर उसको क्या निकल सकता है, वहाँ से स्मॉल डी निकलेगा। मान लो कि टोटल डी आपको दिया गया है और उसमें से अगर आप टोटल डी में से अगर इफेक्टिव कवर की वैल्यू को आप घटाते हैं तो आपका स्मॉल डी का वैल्यू वहाँ पे क्या होगा, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द रिइंफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ 4 बार ऑफ 16 mm डायमीटर। 4 बार है जिसका डायमीटर कितना है, 16 mm है। ठीक है, द मटेरियल यूज्ड इज M15 कॉन्क्रीट। ठीक है, देखिए जो मटेरियल यूज किया गया है वो M15 कॉन्क्रीट एंड Fe 250 स्टील। और स्टील किस टाइप का है, Fe 250। टेक M बराबर 18, यानी कि मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू को आपको 18 लेने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द स्पैन ऑफ द बीम इज 5 मीटर, स्पैन दिया गया है 5 मीटर। ओके, फाइंड द मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विच द बीम कैन कैरी।
इंक्लूसिव ऑफ इट्स ऑन वेट। ठीक है, बोला जा रहा है कि बीम कितना सेफ लोड को कैरी करेगा, सेफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कैरी करेगा, इसको कैलकुलेट करें। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि किस टाइप का बीम का यूज़ किया गया है ना। तो जब भी कहीं भी किसी टाइप के बीम का वहाँ पे जिक्र ना हो तो आप वहाँ पे सिंपली सपोर्टेड ले करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है और निकालना हमें क्या है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि आपका जो है, जो हमारा डायमेंशन है बीम का, ये है दिया गया है क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, ये भी डायमेंशन है 160 बाई 300 का, जिसमें 4 नंबर ऑफ पावर स्टील दिया गया है, जिसका डायमीटर क्या है, जिसका डायमीटर 5 इक्वल टू व्हाट 16 mm। ठीक है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले आपको जब डिस्ट्रीब्यूटेड लोड निकालना है, तो मैंने स्टेप में पहले बताया था, सबसे पहले आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। एमआर को आप निकालेंगे और उसको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बराबर इक्वेट कर देंगे, तो वहाँ से आपका सेफ लोड का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपके जो क्वेश्चंस पे दिए गए डेटा है उसको अपने फिट करेंगे यहाँ पे, है ना। बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 160 mm। ठीक है, उसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं तो सिग्मा CBC है ना, सिग्मा CBC की जो वैल्यू है हम टेबल से ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यहाँ दिया गया है, तो टेबल के हम IS कोड के 456/2000 के कोड से वहाँ से टेबल से उस वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सिग्मा ST की वैल्यू 250 स्टील के लिए जो होता है ये 140 न्यूटन पर mm² होता है अकॉर्डिंग टू टेबल। ठीक है, और M की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 18। ठीक है, आप ये वाला वैल्यू IS कोड से देख सकते हैं। कौन सा कोड से, IS कोड 456/2000, इस कोड में आप जाएंगे और परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू को आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। इससे पहले हमने जब लेक्चर कराया था थ्योरेटिकल पार्ट, तो वहाँ मैंने ये वाला टेबल शेयर किया था, तो आप यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के सामने यहाँ पे जा करके F15 ग्रेड के सामने आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पे 5 न्यूटन पर mm² परमिसिबल स्ट्रेस मिलेगा, और F250 के लिए जब आप देखेंगे स्टील के लिए तो 140 न्यूटन पर mm² आपको वहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला पार्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील। इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि 16 mm डायमीटर का स्टील का यूज़ किया गया है, 16 mm डायमीटर का छड़ का यूज़ किया गया है। तो छड़ का डायमीटर आप कैसे निकालेंगे, सो छड़ का एरिया, छड़ क्या है, एक सर्कुलर पार्ट है, मान लो छड़ इस तरीके से होता है जिसका डायमीटर कितना है 16 mm है, तो आप उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे, π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, तो 16 mm दिया गया है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ये टोटल एरिया। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि 4 स्टील का यूज़ किया गया है, तो एक स्टील का एरिया आपने निकाल लिया और वहाँ पे क्या करेंगे आप, फिर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल एरिया आ जाएगा 804 mm²। ठीक है, ये चीज़ आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो अगला कैलकुलेशन आता है वो कैलकुलेशन है आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करने के लिए। और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले से फार्मूला बता रखा है, उस फार्मूला पे जा करके आप उस वैल्यू को पुट करेंगे, आपको ऑलरेडी फार्मूला रखने के बाद में वहाँ पे NC की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये ऑलरेडी मैंने बताया था। अगर हम एक बार डायग्राम से देखें तो ये देखिए इस तरीके से मैंने आपको बताया था, ये जो डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये वाला पार्ट जो होता है सिग्मा CBC है। ठीक है, नीचे वाला पार्ट सिग्मा ST/m है। ठीक है, और यहाँ से मैंने ये वाला पार्ट बताया था, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ये स्मॉल d मैंने बताया था, इफेक्टिव डेप्थ है ना। और ये जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वैल्यू पहले आपको बताया था, ये मैंने बताया था क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जिसको NC कहते थे, है ना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, नीचे वाला अगर पार्ट आते हो आप लेकर के तो D-NC हो जाएगा, काफ़ी इजी है। तो इस तरीके से मैंने आपको इसके सॉल्यूशंस के बारे में मैंने आपको लास्ट में जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो पार्ट मैंने बताया था आपको। तो इसी से डिराइव होकर के ये वाला फॉर्मूला आता है M सिग्मा CBC/σ ST बराबर NC/D-NC। तो इस चीज़ को बार बार हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ को कितना बार बताया जाएगा, है ना। सॉरी, एक्चुअली यहाँ तक स्लाइडिंग है ना, यहाँ तक है ये D। ठीक है, एक्चुअली में इसके नीचे भी है, तो नीचे वाला पार्ट यानी इफेक्टिव डेप्थ वाला पार्ट को छोड़ दिया गया है। ठीक है, सिर्फ स्मॉल d तक लिया गया है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो कितना आ जाएगा D-NC यहाँ तक। अब काफ़ी आसान है, यहाँ पे 2 सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है और 2 सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पे, एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा ऊपर में और ये वाला ट्रायंगल बनेगा नीचे में। तो काफ़ी आसान है, यहाँ से आप यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे तो सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। मैंने इसको प्रूफ किया था, उस प्रूफ करने के बाद फाइनल फॉर्मूला हमारा ये वाला पार्ट आया था, आपको याद भी होगा। ठीक है, जिसमें M सिग्मा CBC / सिग्मा ST बराबर NC/D-NC। ठीक है, आपको M की वैल्यू ऑलरेडी पता है,
क्वेश्चन में दी गई हैं। एम की वैल्यू मॉडुलस की वैल्यू कितनी दी गई 18 पुट कर दिया हमने। सिग्मा सी बी सी की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, और M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए यहाँ पे होता है 5 न्यूटन पर mm²। ठीक है, आप जब IS 456 कोड के टेबल्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सिग्मा ST 140 कैसे, ये डिपेंड करेगा किस पे स्टील पे। स्टील का ग्रेड कितना है 250, और 250 ग्रेड स्टील के लिए जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग जो परमिसिबल स्ट्रेस स्टील के अंदर में 140 होती है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है टेबल से लिया गया है। ठीक है, और मैंने वो टेबल आपको पहले के लेक्चर्स में ऑलरेडी शेयर कर रखा है, तो आपको अगर वहाँ पे देखना है तो 250 स्टील के सामने में जाकर के देखें, परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ओके, NC की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। डी की स्मॉल डी की वैल्यू 300 क्वेश्चन में गिवन है, और NC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएंगी, ये आएंगी NC = 117.4 mm। ठीक है, ये आ गया क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला स्टेप में। जब हमको क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस पता हो गया, तब अगला हम स्टेप क्या कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तभी तो हमें पता चलेगा कि किस टाइप का सेक्शन है। किसी भी सेक्शन को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन कौन सा है, बैलेंस सेक्शन है या ओवर इन्फोर्स्ड है या अंडर इन्फोर्स्ड है। स्टूडेंट, मैं जो आपको बता रहा हूँ इसकी ज़रूरत आगे के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, आगे जो चैप्टर पढ़ाई होंगे। अगर आप इसमें समझ नहीं पा रहे हो तो आप इस डाउट को क्लियर कर लो, बिकॉज आगे जो लिमिट स्टेट पढ़ाई होने वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, है ना। तो मैं अभी बेस को मजबूत कर रहा हूँ। मैं यूनिट नंबर 1 में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी ये 2-3 लेक्चर का ही जो यूनिट था, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा रहा हूँ या बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट के बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आगे मैं बहुत ही स्पीड चलने वाला हूँ। क्योंकि आगे हो सकता है कि एक चैप्टर 2 से 3 दिन लगे, उसमें हम कंप्लीट कर दें। हम अभी बेस बना रहे हैं, बेस बनाने के बाद हम वहाँ पे इस चीज़ को क्या करेंगे पकड़ेंगे। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए। जिस तरीके से आपने देखा था कि स्टील में मैंने पहला जो चैप्टर था काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था, उसमें 20 से 25 दिन भी लग गया होगा सिर्फ एक चैप्टर को पढ़ने के लिए, है ना। लेकिन जब एक चैप्टर आपने पढ़ लिया तो उसी के एप्लीकेशन आगे था, जहाँ पे आपने कंप्रेशन मेंबर, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, कॉलम, अगर आपको कनेक्शन नहीं आता आ रहा होगा तो आप आगे भी उसी तरीके से दिक्कत का सामना कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि सेम चीज़ें यहाँ पे भी, अगर RCC का फर्स्ट चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा और अच्छे से नहीं समझा तो आने वाला हर एक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। स्लैब में दिक्कत होगा, कॉलम्स के अंदर में दिक्कत होगा, है ना, या फिर बीम का डिज़ाइन करेंगे वहाँ पे दिक्कत होगा। तो सारी चीज़ों में दिक्कत आएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है जितना पढ़ाई हो रहा है एटलीस्ट उतना तो ज़रूर करें, उसमें कहीं छोड़ने की कोई बात नहीं है। ओके, तो हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक, इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता रखा है। पूछेंगे कि सर आया कहाँ से है ये, ऑलरेडी मैंने इसका डेरिवेशन भी ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, काफ़ी इजी है और मैंने बहुत बार इस चीज़ को बताया है ऑलरेडी, है ना। तो ये जो है आप 1/2 b × n² बराबर m × AST × d - n, ये फॉर्मूला ही मैंने प्रूफ किया ऑलरेडी। तो b की वैल्यू 160 है और n² आपको कैलकुलेट करना है, जो कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, और 2 तो क्या है कांस्टेंट है। m की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 18, और AST एरिया ऑफ स्टील, तो एरिया ऑफ स्टील को कैलकुलेट मैंने ऊपर में किया था, तो ये 804 आया था। स्मॉल डी की वैल्यू 300 और n कैलकुलेट करना, इसको आप पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा n² + 181 n - इतना। जब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, डायरेक्ट इक्वेशन आता है, वहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, एक फॉर्मूला आता है उसके अकॉर्डिंग ax² + bx + c = 0। कैलकुलेटर के अंदर में इक्वेशन आता है, वहाँ पे कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे, वहाँ पे कांस्टेंट को पुट करना पड़ता है। तो वहाँ पे a की जगह पे क्या रखेंगे आप, a की जगह पे 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि n² का कांस्टेंट कितना है 1 है, मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट 1 रखेंगे आप। वहाँ पे b की वैल्यू को आपको रखना पड़ेगा 181। आप इस इक्वेशन को यहाँ से कोरिलेट करें तो b की जगह पे कितना रखना पड़ेगा 181, और c की जगह पे आप पुट करेंगे -54287, बिकॉज प्लस c है इसलिए यहाँ पे -c है, तो यहाँ पे आपको -c यहाँ पे माइनस यानी कि 54281 रखना पड़ेगा। जब उस इक्वेशन में आप इस वैल्यू को पुट करेंगे, मैं बता रहा हूँ कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा n = यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगी। तो जो ग्रेटर वैल्यू आ रही है 150, एक निगेटिव वैल्यू आएगा, तो निगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, हमेशा पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे। तो n = आ गया 159.5 mm। ठीक है, ये तो मैंने बताया कैलकुलेटर में फीड करने का, कि आप ax² bx + c वाले इक्वेशन में जाएंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और वहाँ पे इस वैल्यू को क्या करेंगे आप पुट करेंगे। a का वैल्यू पुट करेंगे 1, b का वैल्यू पुट करेंगे आप कितना 181, और c का वैल्यू -54287, उस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको n का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। एक तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपके पास कैलकुलेटर दिक्कत है या नहीं है तो आप उसके लिए आपको ऑलरेडी पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं।
कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई में व्हाट 2a, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल डी का जो वैल्यू होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, है ना, 4a इंटू सी, है ना। आप आसानी से इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी मैंने बताया था आपको 181 के स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस 54287, ओके। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, तो माइनस बी और माइनस बी का वैल्यू कितना, माइनस और बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 181, ओके, डिवाइड बाई 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो इसलिए 2 लिख दिया गया डायरेक्ट, ओके। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको वैल्यू मिलेगा 159.5 mm। स्टूडेंट्स मैं आपको हर एक प्रोसेस बता रहा हूँ बिल्कुल बहुत ही ब्रेक करके, ओके। सो मुझे नहीं लग रहा कि आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा होगा। मैं ये भी बता रहा हूँ कि रूट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें बताने की अभी ज़रूरत है फाइनल ईयर में आने के बाद में, है ना, क्योंकि रूट को कैलकुलेट करना आपने 6th 7 में पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। अगर मैं यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बताने लगूँ तो शायद ये बहुत ही ज़्यादा ये हो जाएगा, है ना। तो मैं बता भी दिया ऑलरेडी कैसे सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू में पुट करें और इस तरीके से आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। यही फॉर्मूला को यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो पुट करेंगे यहाँ पे तो सारा वैल्यू आपको कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली में d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू को पुट कर लेंगे तो ये सारी वैल्यू को पता है, ये a पता है, c पता है, d पता है, सारा चीज़ तो मैंने आपको बता दी कैसे कैलकुलेट करना है। इस वैल्यू में पुट करेंगे और आपको यहाँ से निकल जाएगा n की वैल्यू। जब आपकी n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगे तो फिर आप कंपेरिजन करेंगे, क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे किस में, n और nc में, यानी कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस में कंपेरिजन करेंगे। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे एनसी की वैल्यू कितनी है 117.4 mm और यहाँ पे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कितना है 159.5 mm। सो इसका मतलब क्या है, ये किस टाइप का मेंबर है, अब बताइए किस टाइप का मेंबर है। यहाँ पे जो है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है 159.5 mm, ठीक है, और क्रिटिकल है यहाँ पे एक्चुअली में 117 कितना है 4 mm है। तो जाहिर सी बात है जो ये आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है क्या है, यानी एनसी जो है लेस देन क्या है एनए है ना। यानी हम कह सकते हैं एनए की वैल्यू जो है एनसी से बड़ा है, यानी जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आया है एनसी से क्या है बड़ा है। सो ये कैसा सेक्शन होगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस अगर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा हो तो वैसे सेक्शन को हम लोग कहते हैं ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो हम एक बार डायग्राम के थ्रू आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से ये ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। स्टूडेंट आरसीसी बिल्कुल एनालिसिस का पेपर है, आप इसे किसी भी तरीके से याद करके नहीं सीख सकते अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, ओके। तो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, देखिए इस तरीके से अगर ये सेक्शन है और इस तरीके से होता है, मैंने बताया था डायग्राम आपको, ये वाला पार्ट जो है न्यूट्रल एक्सिस का पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है न्यूट्रल एक्सिस का पार्ट है, न्यूट्रल एक्सिस है ना, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और मान लो कि ये हमारा क्या है एनसी है, दैट इज अ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। और अगर हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एनसी से ज़्यादा हो गया, कहने का मतलब है कि नीचे की ओर शिफ्ट कर गया, क्या कर गया, यहाँ पे शिफ्ट कर गया, यहाँ पे कहीं शिफ्ट कर गया ये वाला पार्ट। अब ये देखिए ये एक्चुअल है हमारा, यानी कि ये वाला पार्ट एनसी का वैल्यू आया है 117.4, ठीक है, और एनए का वैल्यू कितना आया है 159.5, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है क्या है एनसी से बड़ा है, यानी क्रिटिकल से बड़ा है। हमेशा आप एन एस याद रखो, ठीक है। एक्चुअल जब क्रिटिकल से ज़्यादा होगा तो ओवर इन्फोर्स होगा, एक्चुअल जब क्या होगा क्रिटिकल से कम होगा। क्रिटिकल कहने का मतलब है कि जो उसके न्यूट्रल एक्सिस से पास हो रहा है, ठीक है। तो क्रिटिकल से अगर कम होगा तो अंडर हो जाएगा, और जब अगर एन ए और एन सी दोनों अगर क्रिटिकल और एक्चुअल दोनों यहीं से अगर पास कर जाए, यानी एन ए और एन सी दोनों बराबर हो जाए, तो उस केस में हम कहेंगे कि बैलेंस सेक्शन है, ठीक है। बट इस केसेस के लिए एन ए ग्रेटर देन एन सी है, इसलिए क्या हो गया ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो गया, ओके। ठीक है, तो ये हो गया। तब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और मैंने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता रखा है। क्या बता रखा है, एम आर इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन के केसेस में हम लोग हमेशा जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कॉम्प्रेशन मेंबर वाले साइड से कैलकुलेट करते हैं, और क्या करते हैं अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन में स्टील वाले साइड से। तो ये सेक्शन कौन सा है ओवर इन्फोर्स्ड है, इसलिए यहाँ पे हम कंप्रेशन मेंबर वाले साइड से क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/2 सिग्मा सी बी सी
इंटू बी इंटू एन इंटू डी माइनस एन बाई थर्ड। क्या हो गया ये मैंने आपको बताया था मोमेंट कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू व्हाट, लीवर आर्म। तो लीवर आर्म की वैल्यू कितनी है, डी माइनस एन बाई थर्ड, और फोर्स की वैल्यू 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू एन। ठीक है, और ये कैसे आया है ये मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके बताया है। एक बार अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल्स में तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, क्योंकि मैं बिल्कुल एनालिसिस करके पढ़ाता हूँ, कहीं कोई याद करने की चीज़ें इसमें है नहीं ऑलरेडी। ओके, तो देख सकते हैं आप ये सिग्मा सी बी सी है, ठीक है, और नीचे में क्या होता है सिग्मा एस टी। ओके, और ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था व्हाट, डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर कंप्रेशन फोर्स ये लग रहा है, ये लग रहा है आपका, और यहाँ पे ऐसे टेंशन फोर्स लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो कंप्रेशन फोर्स आपका लग रहा है ये आपका सीजी मैंने बताया था, सीजी हमेशा मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में एन बाई थर्ड पे लगता है ना। तो अगर ये वाला पार्ट एन है तो एन बाई थर्ड पे लगेगा, कहने का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, एन बाई थर्ड पे यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो एन बाई थर्ड कहने का मतलब है कि टोटल अगर यहाँ पे एन है तो ये एन बाई थर्ड कितना पे हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा, ये एन बाई थर्ड हो जाएगा, सिर्फ यहाँ तक है ना, यहाँ तक। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा स्टील के बीच में, डी माइनस एन बाई थर्ड तक। ठीक है, क्लियर है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। ठीक है, तो आपको ये लीवर आर्म पता चल गया, डी माइनस एन बाई थर्ड। और आप कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, आपका जो बीम है, बीम का सेक्शन कैसा है, बी ये वाला पार्ट है और डी ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो डी तो टोटल डेप्थ हो गया, लेकिन इसके केस में यहाँ पे एन है ना। तो इस तरीके से आप अगर एरिया निकालें तो एरिया कैसे निकालेंगे, एक तो आपका अगर आपको फोर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस इनटू एरिया करना पड़ेगा। और मैंने बताया था जब कैलकुलेशन कराया था ऑलरेडी, तो यहाँ पे बताया था मैंने स्ट्रेस सिग्मा सी बी सी, और यहाँ पे कितना जीरो है, तो स्ट्रेस का एवरेज कर देंगे सिग्मा सी बी सी प्लस 0/2 इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया स्टूडेंट कितना है वहाँ पे, बी इंटू व्हाट, एन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले पार्ट को, ग्रीन वाले पार्ट को, तो आएगा 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू एन। ये पता चल गया फोर्स। और फोर्स को अगर डी माइनस एन बाई थर्ड, यानी कि ये जो फोर्स लग रहा है आपका, इसका लीवर आर्म मतलब पता है कि दो इक्वल अपोजिट, दो जो फोर्स लग रहा है उस बीच के डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है और नीचे में ये वाला टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी माइनस एन बाई थर्ड। तो 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू एन, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग डी माइनस किससे, एन बाई थर्ड से। तो ये आपका टोटल क्या निकल जाएगा, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा फ्रॉम दी कॉम्प्रेशन साइड। ओके, तो इसका कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट पहले बताया था आपको, बट यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट को गो थ्रू होते हुए आगे की ओर बढ़ूँ। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा उस लेक्चर को तो जरूर देखिए, बिकॉज सिर्फ आज फॉर्मूला रट करके जो है आप आरसीसी को नहीं पढ़ सकते, आपको एनालिसिस जरूरी है। ओके, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट्स आ रहा है तो प्लीज़ आप अपने फॉर्मूला को मेमोराइज कर लें, अगर कहीं भी इशू आ रहा है तो। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ब्रेक करके ऑलरेडी 2-3 बार बता दिया है, तो अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अब इस फॉर्मूला को ही मेमोराइज कर लें। ठीक है, तो एम आर बराबर 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू एन टू डी माइनस एन बाई थर्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे 1/2, सिग्मा सी बी सी की वैल्यू 5 है, ऊपर से मैंने निकाला ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट से, बी की वैल्यू 160, विड्थ ऑफ दी कंक्रीट, और एन यानी कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस 159.45। याद रखिएगा यहाँ पे एन लिखा गया है, नॉट एनसी, एन मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। और जब भी हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को लेकर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और डी माइनस एन बाई थर्ड, जब डी माइनस एन बाई थर्ड कहा जाता है लीवर आर्म को, तो उसका कैलकुलेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में जो है पहले से कर लिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डी माइनस एन बाई थर्ड का कैलकुलेशन कर लिया गया, यानी 300 माइनस 159.5 यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड बाई थर्ड, तो ये आया है 246.8। उसी का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया गया है 246.8। जब इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कुछ और आएगा, बट यहाँ पे किलो न्यूटन मीटर में दिया गया है। मैंने लास्ट टाइम को यूनिट कन्वर्जन समझाया था, तो ये वैल्यू जो आएगा ना न्यूटन एमएम में आएगा, ये वैल्यू जो आएगा न्यूटन एमएम में आएगा। यहाँ पे बुक में है इसलिए एक स्टेप ऑलरेडी आगे बढ़ गया है, तो न्यूटन एमएम में आएगा। तो फिर उस वैल्यू को आपको 10⁻⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करोगे तब ये वाला वैल्यू आपको मिलेगा वहाँ पे। बात समझ में आ रही है, ये वैल्यू आपको न्यूटन एमएम में आएगा, क्योंकि सारा कैलकुलेशन जो है न्यूटन में है और एमएम में है ना। तो न्यूटन एमएम में आएगा, जब उसे आप 10⁻⁶ से डिवाइड कर दोगे तो किलो न्यूटन मीटर में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, इसका डेरिवेशन मैंने पहले आपको बताया था, तो एक बार मैं फिर से आपको इसका डेरिवेशन बता देता हूँ। डेरिवेशन क्या बहुत ईजी है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ। ओके, तो देखिए किलो न्यूटन मीटर, अब किलो न्यूटन मीटर है, आप इसको न्यूटन एमएम में चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे, किलो को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, किलो को कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, व्हाट 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए।
अब न्यूटन तो न्यूटन ही रह जाएगा, इसका ऐसा ही रहेगा ऑलरेडी। और मीटर को चेंज करना है mm में, तो क्या करोगे आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 10⁻³ से, तो mm हो गया। यानी कि ये लिख सकते हैं हम इसको व्हाट 10⁻6 mm। कितना लिख सकते हैं 10⁻6 mm, यानी कि न्यूटन mm। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 किलो न्यूटन मीटर बराबर कितना लिख सकते हैं 1 किलो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁻6 न्यूटन mm। तो अगर हम 1 न्यूटन mm को लिखना चाहें किलो न्यूटन मीटर में तो क्या लिख सकते हैं 1/10⁻6 किलो न्यूटन मीटर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि न्यूटन mm को अगर किलो न्यूटन मीटर में चेंज करना है तो आप ऑलरेडी न्यूटन mm वाले पार्ट को 10⁻6 से क्या करें डिवाइड कर दें, वो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर में। और हमेशा किलो न्यूटन मीटर में ही हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। सो मुझे लगता है कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे SBT से एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको RCC अगर समझना है बेहतर तरीके से तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ तक आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला काम हो गया, जो कि पहले आप कैलकुलेट किए थे पहले क्वेश्चन के अंदर में। तो यहाँ तक तो आपको ऑलरेडी पता था, बट मैंने एक बार फिर से आपको बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब कहीं डाउट आपको नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया गया है, ये दिया गया है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के अलावा आपको सेफ लोड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैंने बताया था बीम का जो डायमेंशन है 160/300 है ये। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल है। ठीक है, और बीम का लेंथ भी दिया गया है 5 मीटर का है ना। तो बीम कैसा होता है स्टूडेंट, आप सभी ने देखा है बीम कैसा होता है। बीम कैसा होता है, बीम इस तरीके से होता है ना। बीम इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाया तो इस तरीके से होता है। ठीक है, इसका सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ओके, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे लोड क्या होता है, सारी जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जब कुछ भी क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दिया गया तो यहाँ पे हम मान लेंगे बीम क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, जिसका लेंथ कितना है क्वेश्चन में दिया गया है 5 मीटर है। ठीक है, अब आप सभी को पता है स्टूडेंट कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये कितना होता है। अगर नहीं पता है तो आप इसे निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, ये RCC है। आपको यहाँ पे मॉस का कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, अब समझना नहीं है। जो चीज़ें आपको पहले से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने बैठेंगे या फिर उसको कैलकुलेट करने लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मॉस का कॉन्सेप्ट है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो कैसे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, इस तरीके से पैराबोलिक आता था हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और यहाँ पे सेंटर पे क्या होता था स्टूडेंट, बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होता था मैक्सिमम होता था, और जिसकी वैल्यू होती है WL²/8। कितना होता है WL²/8। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ समझिए आप लोग कि अगर हमारा जितना बीम पे मैक्सिमम मूवमेंट को रजिस्ट कर सकता है, हमारा बीम जो है, बीम जो हमारे ये वाला पार्ट है मैक्सिमम जितना मूवमेंट को रजिस्ट कर सकता है, ठीक है, उसको अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से हम अगर इक्वेट कर दें तो क्या हमारा W का वैल्यू निकल जाएगा। हमें यहाँ पे W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेंथ ऑफ बीम पता है तो WL² यानी 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 यानी कि 25W/8। जब इसे सॉल्व करेंगे तो है ना, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25/8 इंटू W 25/8। तो क्या हमारा जो बीम जो है अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट कर रहा है, मतलब उतना को सस्टेन कर सकता है, तो क्या हम उसको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बराबर इक्वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। यानी बीम में जितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा वो क्या करेगा, उतना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। यानी कहने का मतलब है कि हम MR को यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को उसके मैक्सिमम मोमेंट के बराबर हम इक्वेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से एक क्राइटेरिया आपको निकल के सामने आया। तब यहाँ पे हम जाएंगे, फिर यहाँ पे हम मैक्सिमम जो मोमेंट हम निकाले फॉर्मूला से WL²/8 से, जो कि मैंने अभी आपको बताया कैसे हुआ, आपको पता है पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पुट किया W और इसका 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 8, सॉल्व करेंगे 25W/8 आएगा। ओके, तो मैंने बताया अब इसको इक्वेट करना है, किसको, MR को इक्वेट करना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से। क्या करना है, MR = मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इक्वेट करोगे तो आप 25W/8 = 15.75 एंड इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट हेयर फ्रॉम दिस नॉर्म्स। तो W कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो W यहाँ पे हमारा जो सॉल्व होकर के आएगा, ये हमारा सॉल्यूशन होकर के आएगा ऑलरेडी। ये स्टूडेंट्स हमारा ऑलरेडी आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर में, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे किलो न्यूटन मीटर में रखा है और ये सारी चीज़ें मीटर में ऑलरेडी है, हमारा लेंथ वगैरह है ना। तो यहाँ पे W की वैल्यू आ जाएंगी 5.04 और इसका यूनिट हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे UDL की बात की है। किसकी बात की है, UDL की, और UDL हमेशा किलो न्यूटन पर मीटर में होता है ना, किलो न्यूटन में कभी नहीं होगा। किलो न्यूटन कहने का मतलब है पॉइंट लोड यानी कि कंसंट्रेटेड लोड, है ना, जबकि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जो इंटेंसिटी होती है किलो न्यूटन
पर मीटर में होती है। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है, यानी जो पहला बेस्ड है, यानी कि अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, जहाँ पे आपको लोड कैलकुलेट करना हो या जहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ओके, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से कि कैलकुलेट द सेफ लोड बाय यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड, है ना। तो अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड से निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लिमिट स्टेट के लिए मैं आगे बात करूंगा जब आगे अपकमिंग चैप्टर्स आएगा, है ना। मैं उसी के लिए भी बेस प्रिपेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। उसके लिए मैंने यहाँ पे बेस प्रिपेयर कर दिया है, वहाँ पे काफ़ी आसानी से आपको सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि आपको कहीं डाउट नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, जो मेरा फेवरेट है स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छे से मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर में कहीं आपको डाउट नहीं होगा। और किसी भी टाइप का प्रॉब्लम अगर आपको लगता है कि आरसीसी में डाउट क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है आरसीसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अभी तक, ठीक है, तो आप मुझसे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। और आई एम वेरी कॉम्पिटेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ आरसीसी मेंबर एंड design of steel structure also. Apart from that, theory of structure and mechanics of structure and mechanics. Okay, so I am very interested to solve the questions of structural part. Okay, apart from that, I have also interest in another paper of civil engineering, but I have done my masters in डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर, दैट्स वाई आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू डू दैट। ओके, सो ये इस वीडियो को आप अपने स्टूडेंट तक शेयर कर सकते हैं। फाइनल के जो भी स्टूडेंट्स हैं स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के, या जिनको आरसीसी पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप इन्हें शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आगे मिलते हैं तो हम टाइप 2 के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने सेफ्टी का ख्याल रखें और अच्छे से रहें। ओके, और पढ़ाई करें अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स।